Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod PSL Season 9 special, and it was the first qualifier that ended up in not such a competitive manner because हम तो सोचे थे ये पेशावर ज़ल्मी इधर होगा मुल्तान सुल्तान और ऐसे होगा मुकाबला और ये होगा टाकरा और लास्ट बॉल फिनिश, मगर जो मुकाबला हुआ वो इतना ऐसा तगड़ा नहीं हुआ जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिकॉज पेशावर ज़ल्मी दिस टाइम अराउंड वही बात हुई 100 सुनार की एक लोहार की, और जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने कमबैक किया उस 2 शिकस्त के बाद जो कि लीग मैचेस में उनको फेस करनी पड़ी थी पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट, एंड मुल्तान सुल्तान वाज वेरी क्लिनिकल yesterday. In fact, Peshawar Zalmi was not at all clinical yesterday. Maybe that was another reason जो मुल्तान सुल्तान इतनी clinical लग रही थी. But yes, qualifier 1 is done. We have got the first finalist. मुल्तान सुल्तान the first finalist of PSL season 9, और ये चौथी दफ़ा लगातार है कि मुल्तान सुल्तान फाइनल का हिस्सा बना है, which is a very big achievement for any franchise. So yes, एक फाइनलिस्ट हमारे सामने आ चुका है पेशावर ज़ल्मी, जो कि अब सेकंड एलिमिनेटर खेलेगा, जो फर्स्ट एलिमिनेटर का विनर होगा उसके साथ। तो एक मौका और है पेशावर ज़ल्मी के पास खुद को रिडीम करने के लिए। बात करेंगे इस मैच के हवाले से। मैं हूँ सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और जब प्ले ऑफ शुरू हो गए हैं, मुल्तान चलेगी है फाइनल में। इन चारों टीमों में अगर कोई सबसे बड़ा फ़र्क होगा तो वो मोहम्मद रिजवान होंगे। बैसियत कप्तान जिस तरीके से उनकी जो गेम अवेयरनेस है, जो वो हिकमत अमली के एतबार से फ़ैसले करते हैं या तब्दीलियाँ करते हैं, वो शादाब खान, बाबर आजम, रैली रोसू, ये तीनों के तीनों जो कप्तान है ना, कप्तानी के एतबार से ये ऐसे ही लगता है कि जैसे वो पैट कमिंस बने हुए हैं इस PSL में। और जिस शानदार अंदाज में वो अपनी फील्ड प्लेसिंग करते हैं, एंगल्स कट करते हैं बैट्समैनों के लिए, वो यकीनी तौर पर एक बड़ा मुकाबला। अब ये वो चूँकि फाइनल में पहुँच गए हैं और ये एक बड़ा फ़र्क रहेगा इस आने वाले मैच में भी। शाहीन आफरीदी उनके साथ थोड़ा टक्कर का उनको मुकाबला देते हैं क्योंकि वो भी प्रोएक्टिव होते हैं, लेकिन बाकी कप्तानों में मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ा फ़र्क रहे हैं। कल भी वो उनका फ़र्क नज़र आया उसमें। बिल्कुल, जितना वो एक तो जितना एक्टिव रहते हैं ग्राउंड में वो तो बिल्कुल दिखता है, मगर ये कि आगे अब फाइनल एक और बड़ा पड़ाव। और एक बात जो कि मोहम्मद रिजवान ने की कल भी पोस्ट मैच सेरेमनी में कि फ़ाइनल फिनिशिंग टचेस नहीं दे पा रही मुल्तान, वो फाइनल फिनिशिंग टचेस पे आके स्ट्रगल कर रही है। वो नहीं करना चाहिए बिकॉज फाइनल में मौका नहीं मिलेगा अगर आप फाइनल फिनिशिंग टचेस नहीं दे पाएंगे। सो येस, टू क्रॉस द लाइन फाइनल फिनिशिंग टचेस देना ज़रूरी है। एंड विद दैट हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने ज़ोर के जोड़ की फैमिली को। और अब मेहमान से शुरुआत करते हैं बिकॉज ज़ोर का जोड़ की फैमिली में एक हमारे मेहमान आए और उनको इतना मज़ा आया कि उन्होंने कहा यस, ज़ोर का जोड़ की फैमिली के हम रेगुलर मेंबर बनना चाहते हैं। तो रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। हाँ जी, वालेकुम सलाम एवरीवन। सो ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। साथ ही साथ जो है अगले हमारी ज़ोर का जोड़ की फैमिली के पसंदीदा मेंबर मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ फिर ज़ोर का जोड़ की एक और थोड़े थोड़े पसंदीदा होते हुए मेंबर पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम पीजे साहब, कैसे हैं? थैंक यू। आपने जब बता कर इंट्रोड्यूस कराया ना तो मैंने कहा ये शायद है ना, अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ठीक हूँ। अच्छा, मेरे साथ हैपन ही इस तरह के हुआ कि अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ता है। कोई सेकंड नेचर बन गई। अच्छा, आप इसीलिए मुस्कुरा रहे थे जब आप बोलने लगा। नहीं, वो ता का भी जवाब आके देखे ना कितना ज़बरदस्त है कि मेरे ज़िंदगी में इतने के हादसात हो चुके हैं, तो अब हर लफ्ज़ के साथ अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ अचानक ये कुछ हो जाता है तो यानी कि ज़्यादा कम नहीं पड़ता अनफॉर्चुनेटली। आपका तकिया कलाम बन गया। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का कल मुकाबला हुआ, मुशी भाई स्टार्टिंग ऑफ विद यू, पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान, मतलब पेशावर ज़ल्मी वाज नॉट इन द चैलेंज एट ऑल ड्यूरिंग यस्टरडेज मैच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू मुल्तान सुल्तान फर्स्ट ऑफ ऑल, एज हाफिज़ साहब ने और आप दोनों ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया है रिजवान की कैप्टनसी को। वी बीन टॉकिंग अबाउट हिज कैप्टनसी, यू नो, लाइक ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी कनिंग, यू नो, क्रिकेट को गेम और अवेयरनेस को देखते हुए वो बड़े अच्छे तरीके से ना अपनी टीम को हैंडल कर रहे हैं। कब किस बॉलर को बॉल करवानी है ये उसको बहुत ज़्यादा आर्ट आ गया है। उसामा मीर को आई थिंक ही मेक्स हिम सो मच रिलैक्स, इसलिए उसामा मीर विकेटों में पूरा आगे जा रहे हैं कि उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी जो है ना, सबसे बड़ी क्वालिटी जो है वो है
प्रोएक्टिवली डिसीजन करना, यू नो वो डिसीजन जो करते हैं प्रोएक्टिवली, उसके साथ साथ ना उनके सबसे बड़ा इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा एडवांटेज आता है। उनकी इन्वायरमेंट, उनकी पूरी मैनेजमेंट को क्रेडिट देना चाहिए। पहली बात तो ये कि बाहर बैठे जो लड़के हैं ना, दे आर वेरी वेरी हैप्पी, यू नो, लाइक जब आपका इन्वायरमेंट बड़ा खुश पॉजिटिव होता है ना, तो यू नो यू कैन मेक ए गुड डिसीजन। और उसके ऊपर शुरू में उनको काफ़ी जीत मिल गई ना। और जहाँ तक पेशावर ज़ल्मी की रही बात, आई थिंक बाबर एंड उसकी पूरी टीम, दे बिन वेरी केयरफुल, दे वर वेरी वेरी केयरफुल, मतलब बहुत केयरफुल होकर क्रिकेट खेल रहे थे कि आउट ना हो जाएंगे। यही टीम अगर बहुत ज़्यादा अपना जिस तरह मोमेंटम से खेलती, जिस तरह यासर लड़का खेला मुल्तान सुल्तान से, आई थिंक उसने बिल्कुल उससे प्रेशर नहीं लग रहा था। हालांकि चेजिंग में प्रेशर, हालांकि 147 जो रन थे वो पार से भी नीचे थे, और क्या किया उसने, जाके ऊपर से चांस लिया पहले 6 ओवरों में। सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू मुल्तान सुल्तान, एंड ये पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ी एक वेकअप कॉल होएगी अगर उन्होंने दोबारा फाइनल में आगे मुल्तान सुल्तान से टक्कर लेनी है कि जी क्रिकेट केयरफुल होकर नहीं खेली जाती, क्रिकेट दिल से खेली जाती है और दिलेर होके। कल दिलेरी की कमी थोड़ी सी लगी पेशावर ज़ल्मी, आपकी टीम जो कि आप तो चैंपियन बना रहे हैं, और यू नेवर नो फिर से जो है मौका मिले आमने सामने हो तो चैंपियन बन जाए, मगर कल दिलेरी की कमी लगी पेशावर ज़ल्मी में। पहले तो इमरान ने कल जो बात की थी कि कहीं हार के आगे तो नहीं आएंगे ये, बिल्कुल वही वी विल सी। देखिए अगर आप इन दोनों को गेज करें कि कल के मैच वी शैल सी, मुश्ताक है वी शैल सी, वो इस तरह है कि अगर आप देखो कि ये जब पेशावर बैट करती है तो 50 करते हैं कितने, 5 ओवरों में, 5.5 ओवर्स। इन रिटर्न आप उनको देखें, वो भी 6 ओवरों में वो भी 50 कर जाते हैं। दोनों 100 करते हैं 13.2 ओवर्स के अंदर, दोनों। ठीक है। सो द मोमेंटम वाज देयर, लेकिन इन द एंड आई थिंक ये कैप्टनसी उसकी आ जाती है रिजवान की, वेयर इट ओवरवेल्म्स एवरीबॉडी। देन जिस तरह यासिर आया, यासिर को गेज करो आप, पहला गेंद बिल्कुल उसको बीट हो गया, दूसरा से साथ ही छिक्का मार दिया। ये आप देखो, and then he took the game in his own hands, 15-30 balls. So I thought he set up the game and he overwhelmed, I mean in the best possible way, प्यार के साथ। बाबर आजम लग रहा था घबराया लेला, उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूं क्या। And I was looking at his expressions and everything. Whereas you look at the other expression, what Mushtaq was saying, I think he was cunning, he was wild, he was always on the ball, and he motivated his team. डबल फिगर्स उन्होंने भी 5 किए, 5 डबल फिगर्स, लेकिन वो थोड़े थे, इन्होंने भी किए इसने मुल्तान सुल्तान। सो आई थॉट मुल्तान सुल्तान आउटप्लेड। पहले क्लोज मैचेस हुए, दिस वाज नॉट अ क्लोज मैच, दिस वाज अ क्या करें, वाइट वॉश, मुल्तान वॉश, सॉरी पेशावर वॉश। सो इसके अंदर ये अब राइटली सेड बाय मुश्ताक कि अब दिल हैव टू, ये वेकअप कॉल उनको मिल गई है कि आइदर इट्स डू और डाई। सो अगले इसके अंदर हम देखेंगे क्या करते हैं, बट आई हैव फुल फेथ इन देम। ठीक है, हो जाता है टीमें जीत के कंप्लेसेंट हो जाती है, और जी 2 दफ़ा हरा दिए, ये नहीं होता। ये आपने हर मैच डिफरेंट होता है, जिस तरह वो रिजवान जो बात कर रहा था, जिसका आपने कोट किया कि भाई हमें इम्प्रोवाइज करना है, खेलते रहना है, और हर गेम डिफरेंट है, अडेप्ट करना है, अडॉप्ट करना है। दैट्स व्हाट इट इज। और अच्छी बात यह कि अपनी जीत में अपनी गलतियां ढूंढना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एक टीम के लिए, कि आप जीते हैं उसके बावजूद आपको पता है कि वेयर यू आर लैकिंग। ये तो एक छोटा टोटल था, ये वो प्रेशर सिचुएशन नहीं थी, बट मे बी फाइनल में वो प्रेशर सिचुएशन आ सकती है। आपसे अनफॉर्चुनेटली आपसे पूछा। देखिए जिस तरह कल खेला है, 1 साइडेड गेम हुआ ना, और क्योंकि हुआ ऐसे है कि पेशावर ज़ल्मी के जो क्योंकि वो डिपेंडेड 2 बैट्समैन पे कर रही है, साइम अयूब पे और बाबर आजम पे। जब साइम अयूब आउट हो गया जल्दी तो प्रेशर बाबर आजम पे आ गया। जब उस पे आया तो वो उसने अपना ठक्का भी लगाया और फिर अपने आप को ज़रा थोड़ा सा उसने कोशिश की है, लेकिन उस तरह टीम को लेकर नहीं जा सका जिस तरह उसको ले जाना चाहिए 1 साइडेड कि 20 ओवर तक 15 ओवर तक खेलता साथ तो कुछ ना कुछ होना था। क्योंकि ये ऐसी विकेट थी यहाँ पे बाउंड्रीज इजी नहीं थी लगानी, क्योंकि ये मैच था सिंगल और डबल का, और छिक्का जो था ना वो बोनस था। अगर कोई लग जाता ना तो वो बोनस होता, लेकिन इन्होंने प्रेशर हैंडल नहीं किया, जिसकी वजह से अच्छा टोटल नहीं कर सके। साइम के आउट होने की वजह से आपके ख्याल में दबाव आया? क्योंकि देखें कि जब आपके 2 बैट्समैन दोनों मेन ओपनर हैं, अगर आपको स्टार्ट अच्छा मिल जाता
तो नीचे वाले को भी फिर इजी होता है कि वो मिडिल ऑर्डर में आके कोई अच्छी कोई इनिंग्स खेल देता है शॉर्ट फॉर्मेट में, जैसे इफ्तिखार ने खेल दिया मुल्तान की तरफ से। आप देखिए, और उसमें एक चीज ये भी थी, ब्रेक पर जाएंगे, जो एक चीज थी उसको यहीं पे रोकेंगे क्योंकि हमने ब्रेक पर जाना है, और ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो यहीं से कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL सीजन 9 स्पेशल। बात हमारी हो रही है क्वालिफायर के हिसाब से, जो क्वालिफायर खेला गया मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। और ब्रेक पे जाने से पहले अता साहब आपकी तरफ मैं वापस आऊंगी। पेशावर ज़ल्मी, व्हाट वेंट रॉन्ग विद पेशावर ज़ल्मी? इन्होंने एक गलती ये की कि 2 कीपर इन्होंने खिला दिए, जिसकी वजह से क्योंकि हारिस तो मोहम्मद हारिस और हसीब, क्योंकि हारिस तो पहले स्ट्रगल कर रहा है, उस पर आप डिपेंड नहीं कर सकते। जैसे हमारे अक्सर जैसे हम शायद अफरीदी के बारे में कहते थे कि चल गया तो ठीक है, लेकिन ही इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर। अगर वो बैटिंग में नहीं करता था तो बॉलिंग में कर जाता था, बॉलिंग में नहीं करता तो फील्डिंग में कर जाता था। तो उसने 300-400 वनडे इस तरह, लेकिन इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है हारिस के पास। तो इसको तो चांस जितना मिला है तो इसको तो इतना इम्प्रूव कर जाना चाहिए था कि ये पाकिस्तान का मेन प्लेयर होता। उसने विकेट पे जाके वो उसी तरह खेलता है जैसे क्लब का मैच हो रहा है, तो उस वजह से। लेकिन उसका इंटेंट है ना, अच्छा है, अच्छे इंटेंट के साथ खेलता है। नहीं, यहाँ तो ये इसकी हैबिट है, तो यहाँ फिर इसको किसी ने सही गाइड नहीं किया। 2 चीज़ें होती हैं ना, यहाँ आप अच्छे लर्नर होते हैं तो यहाँ फिर आप वैसे ही अकल से पैदल होते हैं। कि आपको रोकना नहीं आता कि कब आपने रोकना और कब आपने। क्योंकि क्रिकेट में 2 ही चीज़ें हैं, या तो लर्नर अच्छा है तो आप पिक अच्छा टैलेंट भी है और फिर आपको बताने वाला है, उससे आप पिक कर जाते हो और अपने आप को प्रूव कर जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मुशी भाई, वाकई जब मैं मोहम्मद हारिस की बात करती हूँ, बड़ा दिस क्यूरियस केस अबाउट हिम बिकॉज ऑब्वियसली वी सॉ रुहेल नज़ीर एज बीइंग द सेकंड विकेट कीपर फॉर पाकिस्तान, बट आउट ऑफ द ब्लू बिकॉज रमीज राजा लाइक मोहम्मद हारिस अ लॉट एंड अचानक से मोहम्मद हारिस वॉज इंडक्टेड इन द टीम। इन द बिगिनिंग ही वॉज अ फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर, ठीक है, दिख रहा था, आया, तेज़ खेला हमारे लड़कों के मुकाबले में। इवेंचुअली वो जो डिमिनिशिंग, क्या लोगों ने उसको रीड करना शुरू कर दिया, उसकी वीकनेसेस खुलना शुरू हो गई सामने। व्हाट वेंट रॉन्ग विद मोहम्मद हारिस? आई थिंक मैं उसको बैक नहीं कर रहा और उसकी तरफ से एक्सक्यूज़ भी नहीं है, अच्छा, बट आई थिंक उसके नंबर बहुत शफल किए जाते हैं। yes. जब भी वो पाकिस्तान से खेला है वो ओपनर खेला है, और जब भी उसको मौका मिला, यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी में और जिस टीम में भी देखें आप, कभी 3 पे आ रहा होता है, कभी 4 पे आ रहा होता है, कभी नीचे आ रहा होता है, कभी ऊपर आ रहा होता है। आई डोंट थिंक सो यंग पीपल लाइक हिम, उनको अपनी गेम का जिनको पता नहीं होता, इसकी स्ट्रेंथ है जाके इसका, जैसे हाफिज ने कहा ना, इंटेंट। ये जाके 6 ओवरों में जाके खुला खेलने वाला प्लेयर है। ये 5 मैच खेलेगा। अगर मैं कोच हूँ तो मैं उसको सिर्फ ये कहूँगा, 6 मैच है PSL के, 6 मैच तूने खेलने, 6 में से सिर्फ 2 तूने जिताने हैं, 4 में तूने मुझे सेट करके देना मैच, क्योंकि ओपनर विल सेट यू द गेम। वो उस गेम को सेट करके फिर मिडिल ऑर्डर पे छोड़ते हैं, मिडिल ऑर्डर फिर आखिर में जो फिनिशर होता है 1-2 बंदों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक साइकिल का पहिया है जो चेन चलती है कि आपने इस तरह करना है। बाबर हो गया, रिजवान हो गया, क्यों ये परफॉर्मेंस करते हैं? इनको स्कोर करने का तरीका आ गया है। हारिस ने अभी तरीका नहीं सीखा, वो तरीका ये, इसका तरीका चाहिए भी नहीं हमें, इसका तरीका चाहिए 6 ओवरों में 50-60 लगे हों और ये टीम को परे कर दे एकदम। तो इनका ये इंटेंट चाहिए जो 2020 की डिमांड है आजकल की क्रिकेट में, स्पेशली इन पिचों के ऊपर। सो आई थिंक आई एम नॉट मेकिंग एनी एक्सक्यूज बिहाफ ऑफ हारिस, बट आई थिंक इसके नंबर बहुत शफल किए जाते हैं। और याद रखिएगा, बड़े से बड़ा प्लेयर दुनिया का हो, उसके नंबर 2-3 दफ़ा शफल कर लें और उसका फेलियर आ जाए तो उससे भी मैनेज नहीं होता है। ये बड़ी क्रिकेट फनी गेम है। इसको आपने उन प्लेयरों को कहते हैं ना, यू शुड नो द प्लेयर्स एबिलिटी, और उसके मुताबिक उसको खिलाएं, तो तब आपसे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है वो बंदा। बट हम हमेशा प्लेयर्स के नंबर्स पे क्यों डिबेट करते हैं? हमारे पास फ्लोटर्स क्यों नहीं पैदा होते? हम दुनिया भर में देखते हैं, देयर आर सो मेनी फ्लोटर्स फॉर एवरी टीम। हम KL राहुल को हमने देखा, ही कीप्स फ्लोटिंग अप एंड डाउन एंड ही कीप्स परफॉर्मिंग वेयर एवर ही हैज़ बीन गिवन चांस। हमारे पास क्या फ्लोटर्स हम क्रिएट नहीं करते या एक नंबर पे? बिकॉज नंबर हैज़ ऑलवेज बीन द डिबेट। उमर अकमल आए थे, नंबर 3 हमेशा उनकी डिबेट थी। रिजवान, चौथे पे खेल लूँ, 5वें पे खेल रहा हूँ, चौथे पे खेलूँगा, अच्छा खेलूँगा। नंबर हैज़ ऑलवेज बीन एन इशू।
जो आपने उसकी बात की है इंडियन प्लेयर की, केएल राहुल, नाम तो ले, राहुल, हाँ राहुल का जो है ना, उसका वो बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आया हुआ, ठीक है। वो उसको पता है, देखो इस्टेब्लिश जो हो जाता है ना, इस्टेब्लिश आदमी को आप कहो ना रिजवान को, कहो ना बाबर को, वो चौथे नंबर पे खेले, बताए ना, फिर कहे ना। नहीं वो इसलिए नहीं, पता क्यों, वो उनको स्कोर करने, वो स्कोर उधर भी करेंगे जाके। ये बाबर रिजवान जिस नंबर पे खिला लो ये स्कोर करेंगे, क्योंकि ये स्कोरों का तरीका सीख चुके हैं। इनको पता है कि कब लूटना है, कब खेलना है, कब दुक्का मारना है, कब सिंगल करनी है, इनको तरीका आ गया। हारिस हो गया या आजिम खान हो गया, इनकी एक स्ट्रेंथ है, इनके ऊपर टाइम लगेगा। आप हर कोई बाबर नहीं बन सकता, हर कोई रिजवान नहीं बन सकता है। इनके पीछे बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, इनके पीछे बहुत ज़्यादा क्रिकेट है, इसकी वजह से उनको पता है। तो मैं तो हमेशा हम इस प्रोग्राम के तवस्सुल से ये बात करते हैं ना कि ये बैटिंग और बॉलिंग एक टैलेंट है, जो आपके स्किल लेवल यहाँ तक आपको ले, फिर स्किल को कैसे यूज़ करना है ये फिर सीखना पड़ता है कि कब, वो जैसे कल को बता रहे थे कि मोहम्मद अली को अगर बॉक्सर एक पंच लग गया तो टैलेंट और स्किल में क्या फ़र्क है। स्किल को आपको टैलेंट यहाँ पे बॉक्सिंग रिंग में ले आया, क्रिकेट ग्राउंड में ले आया आपको एक क्रिकेटर को, फिर उसके बाद उसने देखना है कि उसामा मीर को पता होना चाहिए कि मैं इस पिच पे कितनी पेस से बॉल करनी है, फ्लाइट करनी है, बाबर को तेज़ करना है कि स्लो करना है। ये स्किल लेवल को जो डेवलप कर जाता है और सीख जाता है वो कामयाब हो जाता है। ये थोड़ी है कि आपने हर रोज़ आके वही कामयाबी मिलेगी। हमारे लड़कों को सक्सेस इसलिए कंसिस्टेंसी नहीं मिलती कि एक तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट पीछे नहीं होती, रेड बॉल क्रिकेट नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो आपका क्वेश्चन है कि नंबर्स की गेम को आप याद रखिएगा कि कोई नंबर शफल करने से लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता। हाँ, जब आप स्टैब्लिश हो जाते हो, स्टैब्लिश प्लेयर को कहें ना, आस्क एनी स्टैब्लिश प्लेयर टू शफल। बल आपने रिजवान ने, आई डोंट नो, मैं एविडेंस तो नहीं है मेरे पास इसका, मुझे पता चला है कि न्यूजीलैंड में उन्होंने कहा कि जी आप चौथे नंबर पे खेलेंगे 2020 में, ही कैन नो आई विल ओपन द बैट, एंड बिकॉज ही इज़ कॉन्फिडेंट, ही इज़ वेरी ब्लंट, और उसने बिल्कुल ठीक बात की, मैं रिजवान के साथ हूँ। फिर आप एक सीनियर लड़के को आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप यंगस्टर्स को एक वो बकरी का बला तो नहीं ना, क्या कहते हैं, कुर्बानी का बकरा, हाँ, वो उसको चौथे नंबर पे साफ ज़्यादा फरहान ने कितना कहाँ पे स्कोर किया, आपने ओपन पे किया, बिल्कुल। तो आप उसको जाके न्यूजीलैंड में चौथे पांचवें नंबर पे खिला रहे हो, तो डू यू थिंक सो यू जस्टिफाइंग विद दैट? और जब आपको पांचवें में मौका मिला कि आप ऊपर खिला दें, तो वहाँ थॉट प्रोसेस आया, नहीं अब तो हमने नीचे खिलाया, अब हम अचानक से ऊपर खिला देंगे तो फिर लोग क्या कहें। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये किसका कसूर होता है कि नंबर चेंज करना? ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट का, कैप्टन एंड कोच। यस, कैप्टन एंड कोच, ठीक है, क्योंकि मेन तो वही कैप्टन एंड कोच की मर्जी से आप नंबर शफल करते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इंजमाम भाई थे जी, तो उन्होंने कहा ये नंबर 3 पे हमने इंजमाम को खिलाना है। इंजमाम था चौथे पांचवें नंबर का बैट्समैन, ठीक है, मिडल ऑर्डर में खेलता था। जब उसको शफल किया, क्योंकि माजिद भाई भी कहते थे ग्रेट प्लेयर वो है जो नंबर 3 पे खेलता है, अच्छा नंबर 3 पे खेलता है, ठीक है। इंजमाम को किया तो इंजमाम फेल होना शुरू हो गया। फिर इंजमाम ने खुद कह दिया मैं एडजस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ओपनर जल्दी आउट हो जाता है तो नया गेंद के फेस करना पड़ता है, अगर पहले ओवर में आउट हो जाता है ओपनर, बिल्कुल, तो इंतजाम तो उसका नहीं था। इसी वजह से कुछ बैट्समैन अपने आप को सेटल कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो यही जो अच्छे कोच होते हैं, जो अच्छे कप्तान होते हैं, उनको अपने प्लेयरों का पता होता है कि ये जगह पे ये फिट रहते हैं। जब आप प्लेयर को शफल करते हैं ना, तो फिर परफॉर्मेंस भी उनकी शफल ही होती रहती है। तो पीजे साहब, ये जो जैसे अभी रिजवान की बात हो रही है, बाबर की बात हो रही है, इसी टूर्नामेंट में ये सुना गया है रिजवान की तरफ से, उन्होंने बोला कि हम फ्लोट करते रहते हैं प्लेयर्स को, चूँकि ये दोनों पाकिस्तान के नुमाया क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान की तरफ से ओपन करते हैं, ये दोनों तो सेट हैं, लेकिन फिर दूसरे क्यों घूमते रहते हैं? इनकी मौजूदगी में फिर दूसरों को भी सेट होना चाहिए ना। वेरी गुड क्वेश्चन। इसलिए कि जब हम बात करते हैं, आप इनको गारंटी करें कि इनकी जगह ये बनेगी जगह, इनको बोलें 6 खेलेंगे, 3 खेलेंगे, 4 खेलेंगे, तो फिर जो फ्रिंज पे होता है जिसके साथ आप एक्सपेरिमेंटेशन शुरू कर देते हैं, वो डिसहार्टन नहीं होता, वो कंटिन्यू करता रहता है। ऐसे कई लोग लड़के हैं जो कि डिसहार्टन होकर क्रिकेट छोड़ देते हैं, बिकॉज यार मुझे इधर खिलाया कल, और सिलेक्टर्स क्या करते हैं, फिर उनको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक प्राइम एग्जांपल है सरफराज का, एज अ विकेट कीपर गया, अच्छा फेल हुआ बीच में,
और तुम उसको रखो तो सही, बोलो सरफराज आप 2 मैच खेलोगे, 3 खेलोगे, उसको आपने एज ए स्टैंड बाय रखा हुआ है। भाई स्टैंड बाय आप ज़रूर रखो, बट एट द एंड ऑफ द डे उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी तो बिल्ड करना है ना आपने। जब आप टीम स्ट्रक्चर बनाते हो, यू ऑलवेज से। आप सरफराज अहमद की बात कर रहे हैं? जी मैं सरफराज। तो सरफराज अहमद का खुद कसूर नहीं था? वाइल बीइंग कैप्टन जितना उन्होंने बैटिंग में खुद को डिमोट किया था, कसूर उनका भी था। ताली मेरे ख्याल से दोनों हाथों से बिल्कुल बचती है। फिर देन पीपल लाइक मुश्ताक कम है, ये क्या कर रहे हो, देखो गाइड करो ना। हमने तो रीहैब पे जाना है, हमने क्रिटिसिज्म पे नहीं जाना, हमने उसको आगे बेहतर बनाना है। तो जब आप बेहतर उनके जो साथ हैं मेंटर्स या मोटिवेटर्स या you know, support staff है कोई whoever, the coaching staff, then they should be there to help you. देखो जो मर्जी कर लो, हम knitted bond नहीं है। मैं आपको गारंटी करके कहता हूँ नहीं है। 50 साल मैंने क्रिकेट खेली है और मैं अभी भी खेलता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट जो है बॉन्डेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक को इंडिविजुअल पड़ी हुई है। मैं हम खेलो, एज अ ग्रुप खेलो, एज अ टीम खेलो। इनके ज़माने में ग्रुपिंग आई थी अच्छी, एक खेप निकली थी, आगे गए, बाकी तो नाम ही थे सारे। अब देखो ना 8 काउंटी क्रिकेटर्स थे पाकिस्तान टीम में, 8 जो कि फर्स्ट क्लास खेलते ही नहीं थे, पाकिस्तान में नहीं क्रिकेट खेलते थे, और जीता भी इन्होंने कुछ नहीं। जब ये लोग आए हैं इन्होंने जीतना शुरू कर दिया, पाकिस्तान का नाम ऊपर आ गया। सिर्फ इमरान ही था ना बाद में, और बाकी तो सारे आउट हो गए हुए थे। तो इमरान आया, मोटिवेशन आई, आगे निकल गए। What about now? ये वही चीज़ है। हम बातें बड़ी करते हैं, बड़ी वो theories and analyzing करते हैं, but the core issue is the cancer which is going on in cricket, starting from the board into the provinces and into the cricket teams. इसको आप रिमूव करो। हमें ये करना है, बॉन्डिंग नहीं है हमारी। बॉन्डिंग करने के लिए आपके पास कोई ऐसा इंसान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनके टाइम पे लॉबीज़म नहीं थी, अपनी लॉबीज, अपनी ग्रुप्स बने हुए थे, बट शायद कोई सर पे ऐसा बैठा हुआ था जिसने उस ग्रुप को भी ये कहा था कि गोल एक ही है, पाकिस्तान ने जीतना है। मे बी दैट वाज द रीजन। आई थिंक जो हमारी बात करें 90s में, हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला था वसीम भाई के और वकार के होते हुए, बिकॉज उन दोनों की एक राइवरी थी, जो अब परफॉर्मेंस राइवरी। लेट मी डिस्क्राइब दैट वर्ड, परफॉर्मेंस राइवरी। वहाँ पे ये हेल्दी कंपटीशन था। वो एक दूसरे से चाहते थे मेरा कल मेरी अखबार में तस्वीर लगे, वकार की ना लगे, वकार चाहता था मेरी लगे। और ये इसकी वजह से जो पाकिस्तान की टीम थी बहुत ज़्यादा जीतती थी, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस ही आउटस्टैंडिंग होती थी। हम छोटे स्कोर पे भी लोगों को पकड़ लेते थे, मतलब 50 चाहिए साउथ अफ्रीका को, 7 विकेटें हाथ में है, तो ये दोनों आके एंड में आगे ठा करके विकेटें ले लेते थे। और उसके पार हमारी वेरिएशन, हमारे प्लेयरों में जो बैट्समैन थे वो बहुत तगड़े आ गए, इंजमाम तगड़ा आ गए, सईद भाई, इजाज़ भाई, मलिक साहब, ये सारे बड़े बड़े प्लेयर थे। अच्छा, ये जो हम सिनारियो क्रिएट करें ना आजकल के दौर में, मुल्तान सुल्तान क्यों जीत रही है? इनकी एनवायरनमेंट देखें आप, लड़कों के अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि जी मुझे कोई ड्रॉप नहीं, कल यासर को 2 मैच खिलाने के बाद ड्रॉप कर दिया गया, फिर खिलाया गया, अब ये सारी चीज़ खुशदिल खेलता है, फिर ड्रॉप हो जाता है। ये मैनेजमेंट का हिस्सा, इसलिए इनको मैनेजमेंट को क्रेडिट देना चाहिए कि इनको अपनी टीम को बाउंड करके रखा हुआ, क्लैरिटी है सबके लड़कों के अंदर। मॉर्गन इंग्लैंड की टीम यहाँ पे क्यों गई है खड़ी हुई, मैं उसका पार्ट था, उसकी सिलेक्शन में उसकी मैनेजमेंट पार्ट था। मॉर्गन ने साफ कह दिया था सिलेक्टर्स को, मेरे कहने पे आप लड़कों को ड्रॉप करोगे, मेरे कहने पे टीम बनेगी। अगर मुझे कप्तान बनाना और जिस ब्रांड को हम खेलना चाह रहे हैं उस ब्रांड में फिर फेलियर आएगा, तो लड़कों को ये पता होना चाहिए कि वजह से मैं टीम में आऊँगा, कप्तान की वजह से मैं टीम से निकलूंगा। सिलेक्टरों का, मीडिया का कोई रोल नहीं होगा इसमें। तो इसमें मेरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रेक का टाइम हो गया है। बिल्कुल जी, इस वक्त जो है वक्त ब्रेक का है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। बात तो हमारी क्वालिफायर के हिसाब से हुई, मगर साथ ही साथ जो है ऑब्वियसली जब पाकिस्तान क्रिकेट पे बात शुरू करते हैं तो बात बहुत दूर तलक चली जाती है। नंबर रोटेशन पे बात हमने की कि फ्लोटर्स क्यों नहीं हैं और क्या क्या और प्रॉब्लम्स और मसाइल होते हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं इस टीम को बेहतर बनाने के लिए या लड़कों में दिलेरी लाने के लिए। हमेशा एक दिलेरी का लफ्ज़ जो है वो बहुत यूज़ होता है कि हमारे लड़के हाफिज़ उस तरह उस दिलेरी से खेलते नहीं हैं, या तो और हाई रिस्क अगर क्रिकेट खेलते हैं, जैसे कि आपने मोहम्मद हारिस की बात की थी, उस पर कैपिटलाइज नहीं कर सकते। ये बिल्कुल अपनी जगह पर एक चीज़ मौजूद है कि अगर आप दुनिया में बात करते हैं तो वहाँ पर जब
डेविड मिलर का नाम आता है, जब आपके पास सूर्य कुमार यादव का नाम आएगा, जब रज़ी डुसन का नाम आएगा, जब दीगर आप दुनिया के दीगर क्रिकेट खेलने वाले ममालिक में बात करते हैं, हम निकलस पूरन की बात कर लें, शे होप की बात कर लें, तो उनकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात होती है। फिर उनको मौके देने की वजह से मुश्ताक अहमद साहब ने 12 कहे हैं कि जब आप क्लैरिटी होगी आपके जहन में कि आप 6 मैच खेलेंगे और आपके जो फेलियर्स हैं वो हमारे फेलियर्स हैं, ठीक है, आपकी सक्सेस आपकी हो सकती है, आपके फेलियर्स के साथ हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान में ये वाला एक मसला ज़रूर नज़र आता है कि वो नहीं है। बिल्कुल, और क्लैरिटी की जिस तरह बात कर रहे हैं हाफिज़, क्लैरिटी होनी चाहिए सामने, और क्लैरिटी जिस तरह लास्ट ईयर भी वर्ल्ड कप के दौरान क्लैरिटी कैडबरी ने दी हुई थी, दैट वाज द क्लैरिटी, जहाँ पे वर्ल्ड कप के दौरान एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था कैडबरी ने, एंड नॉट जस्ट अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था कैडबरी का, जहाँ वो पाकिस्तान की जो यंग लड़कियां हैं, वो पाकिस्तान भर से यंग लड़कियों के लिए उन्होंने क्रिकेट में रोल मॉडल्स बनाने की कोशिश की और उन्हें करंट फीमेल क्रिकेटर्स से मिलवाया, उन स्टार्स से इंट्रोड्यूस करवाया, एंड ना सिर्फ ये, क्रिकेट स्कॉलरशिप भी मिली, स्कॉलरशिप भी मिली है, बिल्कुल। वाह वाह। और अब तक इस प्रोग्राम के जरिए कोई ऑलमोस्ट 50 टैलेंटेड लड़कियां हैं जिनको कैडबरी क्रिकेट स्कॉलरशिप मिली है, और ना सिर्फ ये अवार्ड मिला है, साथ ही साथ उनको पाकिस्तान की टॉप क्रिकेटिंग अकेडमी में 6 महीने की फ्री फुली स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग भी, वाह वाह वाह, एंड इक्विपमेंट्स भी दिए हैं, बाय द वे सब चीज़ें दे रहे हैं। Yes, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद सवाल ये पैदा होता है, इस साल क्या है? बिल्कुल, जिस तरह हम क्लैरिटी की बात कर रहे हैं उस तरह कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इस साल भी कैडबरी ने यही किया है, अपने इस इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाया है, और PSL के हर 100 रन्स पे कैडबरी डेयरी मिल्क अवार्ड करेगी एक स्कॉलरशिप। तो जब कोई टीम 100 रन बनाएगी तो एक स्कॉलरशिप, एक डेयरी मिल्क अवार्ड, क्रिकेट स्कॉलरशिप जो है वो अवार्ड किया जाएगा, और जिसको जीतने के चांस के लिए मुल्क भर से लड़कियां अभी इस वेबसाइट पे जा रही हैं और अपने आप को इनरोल कर रही हैं, विच इज़ www.cadburypakistan.com। सो इस पर जाएं, रजिस्टर करें, और आप भी ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं, ये स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। पाकिस्तान की टॉप क्रिकेटिंग अकेडमी में 6 महीनों की फ्री ट्रेनिंग आपको मिल सकती है, टोटली स्पॉन्सर्ड होगा ये सारा जो आपकी ट्रेनिंग होगी, ये आप हासिल कर सकती हैं, आपके पास भी मौका है कि आप उसे हासिल करें। तो वो क्यों ना इस PSL कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। बिल्कुल जी। सो ये एक बहुत अच्छा, ये छोटी छोटी जो इनिशिएटिव्स की हम बात करते हैं ना PJ मीर साहब, वुमेन क्रिकेट की हम जब भी बात करते हैं, इस तरह के इनिशिएटिव्स और पुश बहुत ज़रूरी होते हैं, बिकॉज द डे, एटलीस्ट in our society, in this part of the world, the day a woman cricketer think that I want to be a cricketer, तो पहला जवाब उसको मिलता है कि क्या हो गया, मतलब क्या सोच रही हो, ये करोगी, क्रिकेट खेलोगी, वहीं से उसकी स्ट्रगल शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। देखो, मैं तो आपका एग्जांपल दूंगा, जब मैं स्पोर्ट्स के करता था हर चीज़, तो सारे स्पोर्ट्स के ही होते थे मेल्स, बट पीपल लाइक यू, फीमेल्स कमिंग इन and hosting cricketing programs, sporting programs, that's an emancipation। ये निकली हैं, क्रिकेटर तो हो ही गए, लेकिन दूसरे शोबे के अंदर कोई खातून नहीं थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में थी, ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में भी शुरू किया था वो जिमनी क्रिकेट पहले उन्होंने, फिर वो नहीं हुआ। सो पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि पीपल लाइक यू आर एन एग्जाम्पल, कि आप आए, अब इंशाल्लाह और भी आएंगी, एंड यू विल मेक इनरोड्स इन दैट। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी नीड टू बी इनकरेजिंग ऑल दिस, जितना मैक्सिमम करो जी। अभी आपने पढ़ा सारा, तो मैं सोच रहा था कि मैं मुश्ताक घर जाए अभी। अब देखे ना, इतना कोई स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव हो किसी ब्रांड की तरफ से, तो उसको अप्रिसिएशन तो मिलनी नहीं। वो हम खुसरू से शुरू कर दी थी। हमने कहा कि टाइम इन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो मैं इसलिए PJ मीर साहब के साथ, पता है PJ मीर साहब के साथ मैं क्यों नहीं मिला, मैं इसलिए नहीं मिला, मैं कहा अच्छा ये बोलते रहे, क्योंकि आज मुझे रोज़ा लग रहा है कैडबरी चॉकलेट्स का। यस, हाँ, इतना कैडबरी चॉकलेट रोज़े में हो जाएगी तो यस। लेकिन बड़े अच्छे इनिशिएटिव है, जैसे ये तो बुनियादी तौर पर जो विमेन क्रिकेटर्स हैं, बुनियादी तौर पर ये ज़िंदगियां बदलने वाला एक मरहला है कि अगर ये वैसे ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट थिंग। और जितने भी लोग, जितने भी हाई क्लास जो लोग बिजनेस करते हैं, उनको स्पॉन्सर्स करने चाहिए। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग हैं
जो क्रिकेट खेल सकते हैं, उसमें बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं। अगर उन दोनों को टारगेट किया जाए और उनको जिस तरह पिछली दफ़ा मेरा ख्याल है नेस्ले ने या किसी ने किया था, स्पॉन्सरशिप की थी बच्चों की, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को उनको फ्रीडम मिला था खेलने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा माँ बाप परेशान होते हैं कि कहाँ से बल्ला लेके देंगे, कहाँ से किट लेके देंगे। तो पहले ज़माने में हमारे दौर में यही तो है कि बिशारत साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे साहिवाल में होते थे, वो स्पॉन्सरशिप में आपको मंथली पैसे भी देते थे, किट भी लेके देते थे, कपड़े भी लेके देते थे। अभी जिस तरह हम कोयटा ग्लेडिएटर की बात कर रहे हैं, उमर नदीम साहब की या आजम खान की या अजहर जैदी की बात करते हैं, और इतने कितने लोग होते थे, ये नसर मलिक है आजकल बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू दोज गाइज टू कम ऑन अ फ्रंट और फ्रंट पे आके इन बच्चों को, क्योंकि पैसा जो है ना वो आप इन बच्चों के ऊपर लगाएंगे तो ये कल पाकिस्तान के हीरो बनेंगे। यू फील सो मच प्राउड व्हेन यू थिंक यू नो यू किसी की जर्नी में आपने पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक सवेरा क्रेडिट भी देना चाहिए, इन्होंने कहा ना बड़े लोग और वो जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, यू नो पीपल लाइक नकवी साहब इस्लामाबाद, यू नो नदीम उमर, सलमान इकबाल एंड यू नो अदर्स, आतिफ इधर ले लो, यू नो ये लोग जो हैं आई थिंक वो अफरीदी का हायर का कौन है, जावेद ना, तो ये अली तरीन खुद भी बहुत करते हैं, अली भी करता है, बिल्कुल करता है वो। एंड द थिंग इज कि ये लोग वी आर वेरी लकी टू हैव यू नो जिन्होंने रिवाइवल किया हुआ है क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान में। एंड इट्स ग्रेट टू सी, यू नो अभी आपने जो कैडबरी का कहा है, इट्स अ फैंटास्टिक थिंग कि पीपल लाइक कैडबरी आर कमिंग इन एंड वुमेन्स क्रिकेट and women's side सबसे important चीज़ है। So well done, you know, very well done। बिल्कुल। और ये बहुत हमें रेयरिटी में दिखता था, एड्स में भी हमारी लड़कियां नहीं दिखती थी, हमारी वुमेन क्रिकेटर्स आपको एडवर्टाइजमेंट्स में दिखना शुरू हुई। अच्छी बात ये है कि द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज नाउ acknowledging them and acknowledging their importance, so which is a very very good thing to go further. But moving on further, एक डिबेट का हिस्सा रहता है कि फिर तो ख़वातीन की PSL भी होनी चाहिए, क्यों नहीं अभी तक शुरू हुई। हमारे एग्जीबिशन मैचेस हुए थे पिछले साल, आई थी बाहर से भी क्रिकेटर्स आई थी, मगर अभी तक वो PSL के फॉर्म में उसको लुक्रेटिव नहीं बनाया गया। हाँ, ये तो क्रिकेट बोर्ड का काम है कि या ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसी आपको स्पॉन्सर मिले कि जो आपके वुमेन क्रिकेट को PCL में चेंज करे, PSL में करे, PSL में चेंज करे। तो इस वजह से आपको स्पॉन्सर्स ही इस तरह की फ्रेंचाइज चाहिए आपको जो आपकी टीम को स्पॉन्सर करे। इससे वुमेन्स को आई थिंक काफ़ी हेल्प मिलेगी। सही बात कर रहे हैं, अब मुफ्तबरी ख़त्म करें, कैडबरी करें। आई थिंक के मुफ्तबरी तो आई थिंक पाकिस्तान में आम है। मुझे भाई जो आप इंजॉय करते ना बहुत ज़्यादा मुझे भाई देख रहे हैं कि गुगली किधर मारूं। अच्छा ये कि हाँ, अब मेरे ख्याल से अगर हम आज का मैच है एक जिस पे जो है मूव ऑन कर जाए, इट इज़ द एलिमिनेटर वन दैट PSL वुड बी हैविंग टुडे टुनाइट, और जो है मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का होना है। दो ऐसी टीम्स जो कि बिट्स एंड पीसेस में अपनी परफॉर्मेंसेस देती रही हैं, कभी हाईलाइटेड परफॉर्मेंस आती है, कभी एकदम से डिप कर जाती हैं। दोनों टीम्स ने इस तरह किया। ज़रा हेड टू हेड पे नज़र डाल लेते हैं हम दोनों टीम्स के कि कब ये दोनों टीम्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुई और क्या रहा जब इन दोनों टीम्स ने एक दूसरे का आमना सामना किया। तो अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं तो टोटल 19 मैचेस हैं, 19 मैचेस हैं जो उन्होंने फेस किए हैं एक दूसरे ने आमने सामने, और पलड़ा काफ़ी बराबर है बिकॉज पेशावर ज़ल्मी ने 9 मैचेस जो हैं वो अपने नाम किए हुए हैं, एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 9 मैचेस अपने नाम किए हुए हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी 9 मैचेस अपने नाम किए हुए हैं, एंड नो रिजल्ट पे एक मैच है। सो इट मींस बराबर है बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो सकता है, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर। आपने बिल्कुल सही बात की है कि दोनों की जो परफॉर्मेंस है ना कंसिस्टेंसी नहीं आई। हालांकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो शफल करके अपने लड़कों को लेके आए थे, आजम खान को ले आए, ही इज़ अ वेरी गुड पावर हिटर, और 2-3 उन्होंने और अच्छी चेंजेस की थी। उन्होंने अपने फॉरेनर प्लेयर्स को रिटेन किया, और आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कोयटा ग्लैडिएटर को एडवांटेज, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि उनके पास स्पिनर्स की है जी। स्पिनर्स को यूटिलाइज़ करने का भी आर्ट आना चाहिए। मुझे लगता है राइली रोसो क्योंकि साउथ अफ्रीकन है, साउथ अफ्रीकन पिचेस के ऊपर फास्ट बॉलर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड किया जाता है। तो ये बचपन से जब देखते हैं कि यू नो
वेयर टू गो, यू नो जब सिचुएशन मुश्किल आई होती है तो सीमर्स की तरफ जाते हैं, यू नो सीमर इसलिए जाते हैं कि कंडीशन वहाँ की स्पिनर्स के लिए होती नहीं है, तो उनको वो स्पिनर्स के एंगल, फील्ड खड़े करने के तरीके, कब किसको कौन से स्पिनर को लगाना चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, क्योंकि ये उनकी रायली रोसो जो बिल्टअप हुए हैं, जो उनका ग्रोथ हुई है एज ए क्रिकेटर, वो सीमिंग पिचेस पे, हार्ड पिचेस पे हुई है, वहाँ पे स्पिनर का कोई रोल नहीं होता था। तो अब रिसेंटली जब देखा इन पिचों के ऊपर आपके 3 स्पिनर खेल रहे हैं और टॉस जीत के आप पिछले मैच में आपने बैटिंग सेकंड करनी है, तो डज नॉट मेक अ सेंस। आप बॉलिंग पे डिपेंड करें ना फिर, और आपकी बैटिंग वैसे ही नहीं चल रही है, एज ए कैप्टन यू नॉट स्कोरिंग रन्स, और आपका जेसन रॉय का भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है, तो आपके जो 2-3 मेन प्लेयर रन्स नहीं कर रहे, तो फिर आपने 3 स्पिनर खिलाए, तो फिर मेक श्योर करें 130 करें, 140 करें, अपने स्पिनर्स को बेहतरीन मौका दें इस पर। आई थिंक यहाँ से वो कोयटा ग्लेडियर की तरफ से ये मुझे लगता है कि मिस्ट्रिक हुआ उनसे। अब यहाँ पे इन कराची की पिचेस के ऊपर अगर आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्होंने अंडर प्रेशर करना है, क्योंकि उनके पास भी 2 स्पिनर तगड़े हैं, उनके पास भी अमाद वसीम है, शदाब हिमसेल्फ इज़ अ गुड स्पिनर। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो ये मैच तो दोनों की देखा जाए, दोनों की परफॉर्मेंस सामने रख के देखा जाए, मैचेस अगर देखा कहते हैं ना मैच करना एक दूसरे को, मैचअप जो है ना, मैचअप के ऊपर उनके भी स्पिनर पे इतना अच्छा नहीं खेलते फॉरेनर प्लेयर, और इनके भी नहीं खेलते। तो अब ये जो कप्तान है वो किस तरह अपना यूटिलाइज करता है स्पिनर को। जैसे मैंने कहा, मुझे अगर 1 ओवर करवाया जाता है एज ए स्पिनर और मेरा अच्छा बॉल गिर रहा है और मुझे आप बचा के रखना चाहते हो 3 ओवर एंड में, मेरा उस वक्त रिदम आया तो मुझे उसी वक्त 2-3 ओवर करवा देने चाहिए। उसके होता क्या है कि आपका जो डॉट बॉल होते हैं, आपका प्रेशर होता है, वो विकेटें दिलवाता है। 20-20 हो या T10 क्रिकेट हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, कोई भी क्रिकेट हो, विकेट्स विल ब्रिंग यू इन द गेम। अगर आपने विकेट नहीं ली और आपने हिंट दे दिया, आपके मेन बॉलर को पीछे रख दिया, अगर मैं सेट हो जाता हूँ तो फिर सेट बैट्समैन रन्स नहीं रोके जा सकते। तो आपने विकेटें लेने के लिए आपने बेस्ट स्पिनर्स को उस वक्त इस्तेमाल करना है व्हेन यू नो दैट द गाय इज गॉट अ ग्रेट रिदम, सो आई हैव टू बॉल हिम 4 ओवर्स। 3 जेन्युइन स्पिनर है उनके पास, अगर कोयटा ग्लेडियर इनको सही तरीके से इस्तेमाल करे तो ये दे कैन बी वेरी वेरी डेंजरस टीम। और दूसरा रायली रोसो का मैं ये पक्का, पिछले मैच में तो 3 पे आए हैं, 3 की बजाय वो आप ओपन पे आए, ओपन पे आए और ओपन पे आके उसको कहें कि जी लेट्स गो, आई एम गोना डू दिस, क्योंकि कुछ नहीं पड़ा। अब ये गेम होती है यहाँ पे कम्युनिकेशन की। रायली रोसो के एज ए कैप्टन आई वांट टू गो ओपन, 6 ओवरों में हम 50-60 करेंगे, 2 विकेटें गिरती हैं, सो व्हाट, क्योंकि इनकी जो बैटिंग है ना ये क्लिक तब करेगी, क्योंकि साउथ शकील जो है ना अब इतनी फॉर्म में है कि वो बीच में आके अमाद वसीम को और शदाब को, स्पिनरों को अच्छा खेलते हैं। वो पुठी सुई भी मार लेते हैं, सीधी सुई भी मार लेते हैं, निकल के भी मार लेते हैं, उनको पास सारी शॉटें हैं। मिडिल में ऐसा प्लेयर कोयटा ग्लेडियर को चाहिए जो खब्बा हो, स्पेशली जो अमाद वसीम को और शदाब खान को टैकल कर सके, और 2 प्लेयर आपको ऐसे चाहिए जिसमें अमैर बिन यूसुफ हो सकता है और ये साउथ शकील हो सकता है, दोनों लोकल हैं। और ऊपर अब जेसन रॉय को और रायली रोसो को ओपन भिजवा के ना इनको चलो 6 ओवर पे टैग करो। हाँ, अगर ये इनका मोमेंटम बन गया तो फिर एक दोनों में से एक फिर लंबा ही 100 करेगा फिर। बट मुशी भाई, आप नहीं कहते कि जो चीज़ सही चल रही है उसको नहीं छेड़ना चाहिए? एक साउथ तो सही चल रहे हैं, कंसिस्टेंट रन्स वही तो बना के दे रहे हैं, अगर हम उनकी पोजीशन को भी छेड़ देंगे तो फिर नहीं। पर उसमें बार बार मैंने कह रहा हूँ ना कि उस बंदे के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है ना जिसके ने बहुत रन्स किए। अब बाबर को आप 5वें नंबर भी खिलाओ, वो रन्स कर जाएगा, उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। इनका जेसन रॉय रन्स नहीं कर रहा, इनका रायली रोसो रन्स नहीं कर रहा। इनके पास चॉइस क्या है कि प्रेशर ऑफ कर दें, क्योंकि 2 विकेटें गिरने के बाद रायली को नहीं पता चलना कि मैंने रुकना है, खेलना क्या, उसकी गेम ही रोकने वाली नहीं है। तो 2020 में यू हैव टू टेक चांसेस, आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। अगर इन्होंने ये टूर्नामेंट जीतना है तो मुझे तो ये लगता है कि मैं अगर होता तो मैं रायली रोसो को ज़रूर कहता ओपन करो, और ओपन के साथ साउथ शकील को नीचे लेके आता ताकि उनके स्पिनर को भी बीच में पकड़ा जा सके, और ये जेसन रॉय और ये फ्रीली खेलें। अगर मैं चांस लूँगा दिलेरी के साथ, तो फिर अगर मेरा एक वन ऑफ द प्लेयर जेसन रॉय और यहाँ रायली रोसो पकड़ लेता ऊपर से, देन हैप्पी डेज। पीजे साहब, ये आपको लगता है कि वाकई इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स का जो मैच है ये बुनियादी तौर पर गैर मुल्की खिलाड़ियों का असल मुकाबला होगा? ये काउंटी क्रिकेट में भी ये कहते थे जब लड़के हमारे खेलते थे साउथ अफ्रीकन्स कि भाई यही जीतेगा। फॉर एग्जांपल माइक प्रॉक्टर, वो जब खेलता था तो कहता है ये मैच इसी ने जिताना है, ये रिचर्ड्स ने जिताना है या गार्नर ने, तो ये होता रहता है। तो ये आपने सही कहा है, इन अ वे हम इन पे कह रहे हैं कि भाई कि ये कॉन्टेस्ट करेंगे। बट यू सी रायली रूसो की अगर हम बात करते हैं, वो उसने खुद एडमिट किया है कि आई एम लेटिंग द टीम डाउन and I'm not scoring. I have to apply myself, and really get to the top because I'm not scoring. So yes, I think ये जो मुश्ताक बात कर रहे हैं, अगर इसने करना, because he's considered to be the hardest hitter of the ball, रायली रूसो, और तेज को ज़बरदस्त खेलता है, तो आ जाए आज, आप तो डू और डाई है ना,
तो अगर आप अब नहीं करोगे तो फिर आपका क्या है? सो आई थिंक ही शुड कम इन देयर एंड ऑफ कोर्स जेसन he's got to come and you know pull his socks up. So I think ये जो आपने कहा है ना दूसरी साइड से भी मनरो और देखो मनरो इज नॉट अ बैड प्लेयर एट ऑल. आपने उसकी हिटिंग देखी है किस तरह वो पहले शुरू में यू नो खेला है वो. सो आई थिंक ये जो लड़के हैं ये तो अपना कर लेंगे. क्यों? क्योंकि इसलिए करेंगे कि इनका ब्रेड एंड बटर है. याद रखो काउंटी क्रिकेट के अंदर ब्रेड एंड बटर, और यहाँ तो हर चीज़ चल जाती है. मुश्ताक विल टेल यू एज वेल, अगर आप यूं काउंटी क्रिकेट में खेलते हो ना और आउट हो जाते हो यूर ओके. यूं खेलते हो अगले साल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता. मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि लड़कों को ये समझते हैं कि जी 100 कर दिया, वो जो टेक्निकली गलत है वो नहीं आगे आता. तो इसके अंदर अडेप्टेबिलिटी जो कि हम बेसिकली बात करते हैं. और सबसे बड़ी बात जो है, सॉरी टू कट यू, सबसे बड़ी बात जो आपने कहा ना फॉरनर टू फॉरनर, ये नहीं चक्कर होता. आपके लोकल प्लेयर्स इफ्तिखार और नीचे से आके मुल्तान सुल्तान के 2-3 प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रन्स कर रहे हैं नीचे से, जो कैमियोज खेल रहे हैं. लोकल प्लेयर्स का छोटा मोटा राइट टाइम पे आके विकेट लेना, परफॉर्म करना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. सो हम जा रहे हैं ब्रेक के ऊपर. एंड ये याद रहे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वो टीम है जिसने अपना पिछला मैच मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट खेला एंड एक PSL 9 का हाईएस्ट टोटल चेस डाउन किया. सो यस, वो उस कॉन्फिडेंस के साथ भी आ रही. वक्त ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं. जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं. PSL के प्ले ऑफ और एलिमिनेटर जो हैं मरहले वो शुरू हो चुके हैं. अब मैचेस जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे टीमें कम होती चली जाएंगी और खिलाड़ियों की असल सलाहियतों का, चूँकि ये दबाव वाले मैचेस शुरू हो रहे हैं तो आपकी प्रेशर में जो स्किल्स हैं, वो टेम्परामेंट है, वो टेस्ट होने वाले मैचेस शुरू हो गए हैं. कल के मैच में जिस तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा है पेशावर ज़ल्मी को, अब देखना यह है कि क्या वाकई कोयटा अपने उस प्लान्स के ऊपर या उस तरह के क्रिकेट खेलती है जैसी वो पहले जब उन्होंने टूर्नामेंट शुरू किया था तो क्रिकेट खेली थी. बिल्कुल देखना पड़ेगा कि वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस के, नहीं करते. और अता साहब, जहां हम कोयटा की बात कर रहे हैं, कोयटा के साथ साथ दूसरी तरफ इन कंट्रास्ट, बिकॉज कोयटा अपना पिछला मैच इस तरह इतनी डिसअपॉइंटिंग तरीके से हारती भी आ रही है कि इट वाज वेरी अनलाइक कि ये टीम क्या टॉप 4 में है और ये क्या टॉप 4 में किसी को चैलेंज करेगी. बट गिवन डे पे कोयटा कर भी देती है चैलेंज. इस्लामाबाद यूनाइटेड इन द कंट्री ऐसा मैच खेल के आ रही है कि हाईएस्ट टोटल चेज PSL 9 की है इस्लामाबाद यूनाइटेड में, वो भी मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट जो कि एक वेल सेटल्ड टीम है. आपको लगता है डिफरेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत होगा दोनों टीम में? नहीं, जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल रही है, इसके पास जैसे प्लेयर है, शादाब है, अमाद वसीम है, तो इनके जो कॉम्बिनेशन है ना, जैसे मैंने सुना भी है, देखा तो मैंने बहुत कम है, लेकिन जो सुना है, जो जिस तरह इनकी रेपुटेशन है कि इनकी टीम बहुत बैलेंस है. और इनमें एक आजम खान भी है. ठीक है, अगर उसको नीचे आ रहा है बैटिंग में, अगर वो थोड़ा सा, अगर आप वो चांस लें इस पे, इसको ओपन कराएं तो आई थिंक कि वो ज़्यादा आजम को ओपन कराएं. क्योंकि जिस तरह वो हिटिंग करता है ना, बहुत कम लोग इस तरह हिटिंग करते हैं. तो आई थिंक कि पलड़ा जो है ना, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का है. बिल्कुल. अच्छा, जिस तरह की हिटिंग की आपने बात की, उस तरह की हिटिंग करने वाले हमारे जो जोर का जोड़ के फैमिली मेंबर हैं और वो काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं अब हमारे शो पे वापस. शाहिद खान आफरीदी, हमारे अपने लाला ने हमें ज्वाइन इन किया. लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम सारे मेरे दोस्तों को. उम्मीद है सब खैरियत से होंगे. जुम्मा मुबारक सबको. माशाल्लाह शाहिद, बहुत माशाल्लाह, आज फिर रौनक आ गई हमारे शो में. मैं तो बहुत बड़ा एंजॉय भी कर रहा था, नहीं भी कर रहा था. तो आई थिंक आज ये टोपी भी आपको अच्छी लग रही है, ग्लासेस भी अच्छी लग रही है. तो आई थिंक क्या क्या कम्प्लीमेंट्स दें आपको कि एक शेर सुनाना चाहता हूँ, अगर आप सुन लें तो सुना दूं? नहीं, आप सारे हो कि मुश्किल भाई, आप तो रौनक है ना इस प्रोग्राम की जान है. फिर अता और रमान साहब भी आए हुए हैं इंग्लैंड से. वेलकम बैक अता. और खास तौर पे कि आज जो रेड सॉक्स है ना, वो बहुत ही जबरदस्त लग रही है, अलग ही लग रही है, खतरे की घंटी लग रही है. नहीं, अब वो खतरे की घंटी नहीं बजती ना.
तो मुशी भाई एक शेर सुनाना चाह रहे हैं लाला। और नहीं अब ये शेर उस वक्त मोमेंटम था। मैं जब भी आप नज़र आते हो ना तो मुझे एक शेर याद आ जाता है, जैसे जोर के जोड़ की ये जो टीम है, ये तो आपका अपना प्रोग्राम है, सबको पता है इस चीज़ का, मगर आपको जब भी देखते ना काफ़ी देर बाद तो एक शेर याद आता है मुझे, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हमने देखा है चिरागों को हिफाजत के लिए हमने देखा है चिरागों को हिफाजत के लिए बुझते बुझते हवाओं से उलझ जाते हैं। ये कभी नहीं सुना था ना? मुश्किल भाई वो जरा किस्सा तो सुनाए ना सवेरा को। सवेरा को पीछे भाई को किस्सा सुनाए जरा, जो आपसे विकी भाई से लड़ाई हुई थी, किससे हुई थी? एनजी भाई से। आपने कहा था कि कदों से वो नहीं जीती जाती। हाँ नहीं, क्या था वो? वकार से लड़ाई हुई ना, वकार से। मेरी और वकार के रूममेट थे, तो मैंने वकार को धक्का दिया जोर से, वो बैठ के जाके ऊपर गिरा। अब वो आपको पता है मुझसे तगड़ा भी है, कद में लंबा भी है, तो ये अब लड़ाई हुई तो मैंने उसको धक्का दिया। लड़ाई बड़ी सीरियस थी हमारी, तो मैंने लड़ाई दी, वो धक्का दिया ना, तो वो धक्का दे के मैं उसके पास चला गया, तो वो बेड के ऊपर गिरा। वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था मैं उसको धक्का दूंगा। बेड के ऊपर लेटा, कहता है मैं तुम्हें ऊपर से नीचे फेंक दूंगा फ्लोर से। पता नहीं कोई 27वां 28वां फ्लोर था। तो मैं जब उसने कहा ना, मैं उठते हुए ये बोला कि मैं तुम्हें नीचे फेंक दूँ, तो ऊपर सुटूंगा, तेन ऊपर से नीचे फेंकूंगा। तो मैंने आगे से शायद कहा, मैंने कहा बात सुन विकी, लड़ाई कद्दा नाल नहीं हौसले नाल होंदी है, याद रख। अच्छा ये बात सुन के ना वो मेरी तरफ देखे, जब मैंने कहा लड़ाई कद्दों से नहीं हौसलों से होती है, तो मेरी तरफ देख के भाई आपका हौसला बचा गया आपको। शायद हौसले तो बचाना, वो हंस पड़ा, उसको पता लगा कि वो वकार से मेरी सुलह होगी इस बात पे, कह रहे क्या पीती और क्या पीती का शोरबा। देखो शायद आया तो रौनक लग गई है। कितने मजे की ये बातें, और कितने मतलब मैं सोचती हूँ कि आप लोग जब साथ टूर पे होते होंगे आप लोग कितना एंजॉय करते हैं। बहुत एंजॉय किया हमने। ये एक बस जो आजकल लड़कों बेचारों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, ये सोशल मीडिया की वजह से। मुझे भाई ज्यादा करते थे। नाम मेरा ही चलता था वैसे। नाम शायद मैं क्या मेरा ही चलता था। हम तो सिर्फ मुशी भाई को देख के खुश होते थे, मुशी भाई एंजॉय करते थे। देखो शायद आया तो रौनक लग गई ना। शायद व्हाट यू थिंक अबाउट दिस PSL नाउ? आपने मैचेस देखे हैं कुछ? मैचेस देखे? भाई हक तो बनता मुल्तान सुल्तान के, जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रही है। हाँ जी, एक कुछ आप देखें। और पेशावर, मेरे ख्याल में पेशावर और मुल्तान सुल्तान ही नजर आती है फाइनल में। पेशावर को मैं समझता हूँ कि जो ये अफगानी प्लेयर नवीन लास्ट मैच नहीं खेला या चला गया अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी पे, नेशनल ड्यूटी पे, तो वो एक फर्क, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि नवीन इस वक्त और जिस तरह की कराची की कंडीशन पिचेस है, मेरे ख्याल में इससे अच्छी बॉलिंग ये और कोई नहीं कर सकता। और काफी अरसे से पूरी दुनिया में ये लीगें खेल रहा है ये लड़का, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, किसी भी टीम के लिए खेलता है। 4 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके। शायद ये मुझे लगता है पेशावर ज़ल्मी नॉट मिसिंग अ ट्रिक। मुझे लगता है कि वो तैयब को नहीं खिला रहे, वो जो लेग स्पिनर आरिफ याकूब को नहीं खिला रहे, क्योंकि यहाँ पे कराची में स्पिन हो रहा है। उसामा मीर का दूसरी इनिंग में भी स्पिन हो रहा था। तो आई थिंक लेग स्पिनर और मेहरान को अगर टारगेट करें, 5 जेन्युइन बॉलर के साथ जाए, तो फिर इनके पास चांस नहीं बनेगा जितना कि इनकी बैटिंग है। मुशी भाई कराची की कंडीशन में जिसके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, दो भी बहुत हैं। मेरे ख्याल में वो टीम किसी को आगे नहीं लगने देगी। स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिच जो है वो दूसरे पिचेस से थोड़ी सी डिफरेंट है, और यहाँ पे अच्छा बॉलर्स को ग्रिप बहुत अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप उसामा की बात करें इस पूरी लीग के अंदर, तो मेरे ख्याल में उसामा जो इस वक्त सबसे ज्यादा विकेट उसी लड़के ने लिया, और खासतौर पे ये कंडीशन बहुत ज्यादा सूट करती है जो कराची में इस वक्त। बिल्कुल, और वो बहुत प्रॉम्प्टली ही इज बीन परफॉर्मिंग ऑन एंड ऑन। उसामा जो है वो आपको उस तरह परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। बट लारा, आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगी। इन दोनों टीम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? सवेरा कोयटा ने जिस तरह शुरू किए थे मैचेस, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कोयटा से, लेकिन बीच में ऐसे परफॉर्मेंसेस उनकी रही कि बिल्कुल हैरान रह गए थे हम लोग। या आई मीन के इनके बैट्समैन या इनके बॉलर कर क्या रहे हैं।
तो आई मीन जिस तरह लीग शुरू की उन्होंने उस हिसाब से तो अच्छे लग रहे थे, बल्कि फेवरेट में से नजर आ रहे थे कि क्या पता फाइनल तक ये टीम जो है वो केपेबल है पहुंचने की। और देन इस्लामाबाद से भी आई मीन के लास्ट 2 साल से इस्लामाबाद वो इस्लामाबाद नजर नहीं आ रही जो आनी चाहिए। अब लेट्स सी, ये जो मैच है इंपॉर्टेंट है, दोनों टीमें एक ही, मुझे कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा दोनों टीमों के अंदर। और क्योंकि जो ओपनर्स मुनरो और हिल्स जो एक्सपेक्टेशन थी वो नजर नहीं आ रही। जहां अच्छी बॉलिंग हो आजम खान थोड़ा सा स्ट्रगल करना शुरू कर देता है। तो आई मीन कि दोनों टीम में बैलेंस है, लेट्स सी किसका कौन कम से कम गलतियां करता है आज के मैच में। वही डिजर्व करेगा जो कम गलतियां करेगा आज के मैच में। लाला अता साहब ने चलो पूछ ले। जी पूछिए। शायद आप, मेरा ख्याल है कोयटा ग्लेडिएटर को एडवांटेज नहीं है कि उनके पास 3 स्पिनर है और इनके जितने भी बैट्समैन हैं स्वाय शदाब के, किसको सिंगल नहीं आती, तो उनको कोयटा ग्लेडिएटर के पास ज्यादा चांस है 3 स्पिनरों के साथ उन पे टारगेट करने का। मैं मुश्किल आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा, बड़ी जबरदस्त बात की है आपने। आई थिंक ये वो स्पिनर्स का, जिस तरह हम कह रहे हैं कि स्पिनर्स का रोल इंपॉर्टेंट होगा और स्पिनर्स को फायदा उठाना चाहिए, और मेरे ख्याल में कोयटा को ये फायदा उठा लेना चाहिए। लाला, आपके आने से पहले आता साहब कह रहे थे कि अगर तो आजम खान से ओपन करा लिया जाए, पावर हिटिंग की जब हम बात करते हैं, एक पॉइंट पे आपने भी ये रियलाइज किया था कि मैं शायद ओपन पे जाऊंगा तो मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकूंगा। क्या ये दोनों सिनेरियो सेम है और ऐसा हो सकता है? सवेरा ओपन करना और 5वें 6वें नंबर पे खेलना ना, मेरा मतलब है कि फर्क, बहुत बड़ा फर्क होता है। नया बॉल स्विंग सीम, आप एक ऐसे नंबर पे खेलते हो जहां पे बॉल स्विंग होता ही नहीं है, बिल्कुल फ्लैट मतलब अच्छा बॉल बल्ले पे आता है। देन फिर उसके बाद जो शुरू के 3-4 ओवर जो होते हैं और जो जेन्युइन फास्ट बॉलर बॉल कर रहे होते हैं और अच्छा बॉल कर रहे होते हैं, तो वहां पे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा होता है। अब आई मीन के आजम के लिए ऐसा प्लेयर है कि आप शुरू के 6 ओवर में आप चांस ले भी सकते हो। आता जो बात कर रहा है वो आप चांस ले सकते हो। इजी नहीं होगा आजम के लिए भी। आजम मेरे ख्याल में कंफर्टेबल फील करेगा 5वें 6वें नंबर पे ही खेलना, लेकिन T20 के अंदर आप चांसेस ले सकते हैं। जब चांस लेने में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ऑलरेडी आप चांस ले रहे हो, शायद आप चांस लेते हैं ऊपर नंबर पे चला जाता है, तो मेरे ख्याल में एक बैट्समैन की आपको नीचे जरूरत पड़ती है, आजम खान जैसे बैट्समैन की बीच में 5वें 6वें पे। बिल्कुल ठीक। अभी शाहिद साहब ने, जी अता साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखेंगे क्योंकि दायरे का फायदा आजम उठा लेता है, क्योंकि मैंने उसकी जो हिटिंग देखी हुई है ना, वो बड़ी पावरफुल हिटिंग है, वो बड़ी क्लीन हिटिंग करता है। तो मैं उस वजह से कह रहा था, जब 6ठे नंबर पे होता है ना तो फील्डिंग खुली होती है, तो उसकी फिर वो जब एक हिट लगाता है, जब एक या मिस, एक या दूसरी मिस जो अता कह रहे ना हो जाती है, तो वो उस, ये लॉजिक मेरी वो थी कि इसमें दायरे का वो फायदा उठा सकता है। जी मगर इसमें जो अता कह रहे हैं ना, ये बात की जा सकती है, मगर शायद का पॉइंट, इनके पास 5वें 6वें नंबर पे बैट्समैन कौन है आजम के अलावा? पॉइंट तो ये भी है नहीं, इसे ऑलराउंडर्स उनके शुरू नहीं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो शाहिद ने बात की है ना, शाहिद ने ये बिल्कुल सही की है। नया बॉल खेलना आसान नहीं होता, जितनी मर्जी आप स्ट्राइकर हो, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। हल्का सा गेंद 1-2 ओवर हिलता है, आप जब यूज्ड टू नहीं होते, तो आजम खान की स्ट्रेंथ 5वें नंबर पे है। हाँ, कभी इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एविडेंस चाहिए होता है, और एविडेंस आप लीग मैचों में अगर एक दफ़ा आजम को भेज के ऊपर देखते हैं क्या कि वो कर सकता है, कंफर्टेबल है कि नहीं है, क्योंकि एज शाहिद साहब इसने भी पाकिस्तान से ओपन की हुई है, नया बॉल भी खेला है, 6ठा नंबर पे शायद खेला हुआ है, तो नया बॉल खेलना आसान नहीं होता। साइकोलॉजिकली यू नीड टू हैव दैट एविडेंस कि मैं कर सकता हूँ। अगर उसने नहीं किया होगा तो फिर मुश्किल होगा। और नॉकआउट स्टेज पे तो आप ये बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते। हर कोई शायद अफरीदी नहीं होता, हर कोई शायद अफरीदी नहीं होता। जितनी हिटिंग, जितनी परफॉर्मेंस शायद भाई ने दी हुई है। सवेरा आप अगर ओपन करते हुए आ रहे हो ना, कंटिन्यू ओपन करते हुए आ रहे हो, तो 5वें 6वें नंबर पे आप अपने आप को एडजस्ट कर जाते हो। लेकिन आप 5वें 6वें नंबर पे खेलते आ रहे हो, क्रिकेट आपने शुरू की, फिर आप अचानक ओपन, वो थोड़ा सा फिर आप मुश्किल एक स्टेज होती है, एकदम से नई बॉल को फेस करना एक मुश्किल। मुश्ताक साहब, अभी जो शाहिद साहब ने बात की कि जब अच्छी बॉलिंग होती है तो आजम को मुश्किलात आती हैं, आप समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जब वो गए, एक ये वाला फ़र्क उनकी नाकामी की एक वजह बना आपके ख्याल में? आई थिंक क्योंकि वो आजम बच्चा है अभी, और उसने फर्स्ट क्लास मैचेस इतने नहीं खेले हुए, आई थिंक 15-20 मैचेस खेले होंगे। उसको सीखना है, ये है कि जब आजम आता है कि उसको
बाउंसर पे बॉल करते हैं, लेंथ बॉल करते हैं, उसकी बॉडी की तरफ बॉल करते हैं। मैंने नोट किया, ये शायद बिल्कुल सही कह रहा है कि जैसे ही आजम आता है ना तो वो अपने मेन बॉलर को ले आते हैं जो फास्ट बॉलर होता है, तो उसको उसकी बॉडी पे टारगेट करते हैं ताकि आजम को, ये छक्का मार लेता है वो भी, मगर उसको अनकंफर्टेबल करने का तरीका यही है। आजम के लिए बहुत अच्छा एक प्लान होना चाहिए पीएसएल के बाद। ही शुड गो इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड प्ले लॉट्स ऑफ फर्स्ट क्लास मैचेस। वहाँ पे उसको बाउंसर भी होंगे, हर मुश्किल कंडीशन से खेलना भी पड़ेगा। जब वो वहाँ से सीख लेगा फिर उसके लिए 2020 में खेलना आसान होगा। कितना बच्चा है वो? तो ये जरूर आई थिंक क्या है, 25-26 साल का होगा। हाँ आजम 25-26 साल, 26 आई गेस, बट उसके क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा है, क्योंकि क्रिकेट में आपने कई बच्चे 17-18 साल के भी फर्स्ट क्लास खेल लेते हैं। आजम ने बहुत लेट क्रिकेट शुरू किया फर्स्ट क्लास में, तो आई थिंक जैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला उसके बाद उसने कैरिबियन में जाके बहुत अच्छा खेला है वो, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट लॉन्गेस्ट सिक्सेस कैरिबियन में जाके, जहाँ पे हम कहते हैं कि जी छक्के लगाने वाले ये जितने सारे इनके बैटर्स हैं। बट यस, वक्त अब हुआ है मेरा फेवरेट टाइम जहाँ पे एनालिस्ट प्रेडिक्शन होती है। प्रेडिक्शंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्या थी कल की प्रेडिक्शंस और आज की प्रेडिक्शंस पे फिर आगे जाएंगे। मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। अता साहब आपसे शुरू करेंगे। पेशावर ज़ल्मी इज अपर हैंड। आप पेशावर ज़ल्मी। अनदर वोट फॉर पेशावर ज़ल्मी। मेरा ख्याल है कि मुल्तान सुल्तान ने ये मैच जीतना है और उसके बाद फाइनल तक पेशावर ज़ल्मी ने जीतना है। मुल्तान सुल्तान्स वुड बी विनिंग टुनाइट्स मैच। योर प्रेडिक्शन? आई थिंक पेशावर ज़ल्मी। हाँ जी, हाफिज हाई फाइव। हाँ जी। तो जनाब यस, मुल्तान सुल्तान जो है वो फाइनलिस्ट बनी पहली PSL 9 की। आज की प्रेडिक्शन लाला आपसे शुरू करूंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। मैं जी कोयटा के साथ जाऊंगा। ओके जी, कोयटा ग्लैडिएटर्स। आपकी? जी मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। ठीक है जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड। आपकी प्रेडिक्शन? अब मैं एंड पे नहीं वेट करूंगा, मैं शायद के साथ हूँ, शायद जो कहेगा वैसे करूँगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स। ठीक है जी। पीजे मीर साहब? मैं दोनों के साथ। दोनों के साथ। स्पिनर्स की वजह से मुशी भाई। और क्या शायद? I think that's a good assessment. Koita Gladiators. इस्लामाबाद यूनाइटेड। एंड यस, इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐसा लगता है कि बाजी मार जाएगी और आगे चली जाएगी, बिकॉज पिछला जैसे मैच था कोयटा ग्लैडिएटर का, बट यू नेवर नो। सो यस, यहाँ पे प्रेडिक्शंस आ गई हैं। प्रेडिक्शन टेबल क्या अभी इस वक्त दिखाता है कि हमारी एनालिस्ट प्रेडिक्शन टेबल में जो है वो क्या सिलसिला है, कहाँ कौन किस पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं, सो वो भी साथ साथ अगर हमें दिखा दें। एंड विद दैट जो है वक्त का मुकाबला सख्त रह गया। बिल्कुल जी, 31 मैचेस, 19 ठीक हैं, 9 गलत हैं, 40 पॉइंट्स हैं सवेरा पाशा के। मोमिन साकिब के 31 मैचेस में से 14 ठीक हैं, 14 गलत हैं, 30 पॉइंट्स हैं इनके। पीजे मीर साहब 21 मैचेस में 11 तीसरे नंबर पर आ गए हैं जी, जो बड़ी छलांग लगाई है परसेंटेज बेसिस। हाँ, इन्होंने पेशावर ज़ल्मी तक किया, किस तरह हो गया? नहीं, परसेंटेज बेसिस पे उनको ऊपर कर दिया। 21 मैचेस में 11 ठीक, 8 गलत, 24 पॉइंट्स इनके। शाहिद अफरीदी साहब 31 मैचेस में 13 ठीक, 16 गलत, 28 पॉइंट्स। हाफिज इमरान 31 मैचेस में 12 ठीक, 17 गलत, 26 पॉइंट्स। और मुशी भाई 31। ये कोई गेम चली ना, मुशी भाई ने जो है वो बॉटम से टॉप किया। ये गेम चली है। आप तो ऊपर थे तीसरे नंबर पे, तो खत्म है, ये कोई चक्कर चलाइए। मैं आई शैल सी द प्रोड्यूसर। सो ये था द प्रेडिक्शन टेबल ऑफ द एनालिस्ट। और लेट्स सी किस तरह का होता है आज। एलिमिनेटर 1-8 इज कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू टू यू ऑल। सवेरा और हाफिज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।